वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी नवम कक्षा का 5वां अध्याय नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया करने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका हैं चपला देवी। तो अध्याय से पहले बेटा थोड़ा लेखिका का परिचय देख लेते हैं। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। तो लेखिका जो है वो द्विवेदी युग से हैं बेटा, और उनके व्यक्तित्व होता है बेटा व्यक्ति के बारे में, एवं कृतित्व होता है जो कृतियाँ जो लेख उसने लिखे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। अर्थात कि पुरुष लेखकों के साथ बहुत सारी महिलाओं ने भी आज़ादी के आंदोलन के वक्त में लिखा, साहित्य लिखा और आंदोलन को गति दी। उसमें से एक लेखिका चपला देवी भी रहीं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। तो कई बार बेटा जो लेखक होते हैं वो इतिहास में दर्ज नहीं हो पाते, उनको इतने विख्यात नहीं होते, तो उनमें से चपला देवी भी एक थी। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। ये जो घटना है बेटा, ये ऐतिहासिक सच्चाई होता है कि इतिहास में सच में ये घटना घटी हुई है। तो सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी। तो जो 1857 में नाना साहब थे, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो इन्होंने 1857 की क्रांति छेड़ी थी, उनकी पुत्री मैना भी आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला था। तो बालिका मैना के इस बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। तो ये जो गद्य रचना है, इसमें चपला देवी ने बालिका मैना की बलिदान की गाथा को बताया है। गद्य होता है बेटा जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास, ये आपके गद्य में आते हैं, और पद्य में आपके कविता, गज़ल, गीत, ये आपके पद्य में आते हैं। तो यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्टाज होता है बेटा, जैसे आपने टीवी में देखा होगा रिपोर्ट देते हैं एंकर, तो उसी तरह ये हमारा प्रारंभिक रूप है, उस रिपोर्ट बनाने का प्रारंभिक रूप है। तो मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उनके जीवन में जो उन्नति हुई, उत्कर्ष होता है बेटा उन्नति होना, तो वो हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है, क्योंकि हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया हमारी स्वतंत्रता के लिए। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंथ से के बलिदान अंक से लिया गया है। तो ये जो रचना है ये उस गौरवमयी किंतु विस्मृत, गौरवमयी जो गौरव से भर दे, विस्मृत होता है जिसे हम भूल गए हैं, जिस परंपरा को हम भूल गए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, उसे हम ना भूल जाएं। इसलिए किशोर पीढ़ी बेटा जो आप हैं, हमारी आने वाली जनरेशन है, उसको परिचित करने के उद्देश्य से ये रचना पत्रिका हिंदू पंथ से ली गई है और बलिदान अंक से इसको लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कि हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप कैसा था वो विद्यार्थी जान पाएँ, आप लोग जान पाएँ, इसलिए इस रचना का जो मुद्रण हुआ है, मुद्रण होता है बेटा छपाई, प्रिंटिंग, और वर्तनी होता है जो शब्द के वर्ण हैं या उच्चारण विधि है, उसको अविकल होता है एज इट इज़, मतलब जैसा वो था पूरा का पूरा वैसा ही रखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसलिए इस अध्याय में आपको ऐसा भी प्रतीत होगा कि कुछ शब्द गलत लिखे हैं, पर ये उसका हमारे गद्य का प्रारंभिक रूप है। इसे बिल्कुल जैसा ये लिखा है चपला देवी ने वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।
तो चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके। आपको पता है बेटा कि 1857 के विद्रोह में भारतीय हार गए थे और अंग्रेज़ों ने उनका दमन कर दिया था, उन्हें दबा दिया था और बहुत सारे भारतीय मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे। और जो नाना साहब है उन्हें कानपुर से भागना पड़ा, पर वो जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा पाए। देवी मैना विठूर में पिता के महल में रहती थी। जो देवी मैना थी वो विठूर में रहती थी अपने पिता के महल में। पर विद्रोही दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। पर जब जैसे ही उस विद्रोह, जो भारतीयों ने विद्रोह किया था 1857 का, उसका अंग्रेज़ों ने जब दमन कर दिया, उसे दबा दिया, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से, निरीह होता है इच्छा रहित और निरपराध होता है जिसका कोई अपराध ना हो, उस देवी मैना को अग्नि में भस्म कर दिया था। तो उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। तो उसका रोमांचकारी वर्णन चपला देवी ने इस अध्याय में किया है। और पाषाण हृदय होता है पत्थर के हृदय वाला व्यक्ति, और द्रवीभूत होता है बेटा उसको द्रवित करना, पिघला देना। तो ऐसी ये सारा इसका वर्णन किया है जिससे पत्थर हृदय भी पिघल जाएगा इसको सुनकर। तो कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल विठूर की ओर गया। विठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। विठूर में नाना साहब का जो राजमहल था उसको लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। तो जब संपत्ति सारी लूट ली गई तो जो अंग्रेज़ थे उनका आदेश था कि जो भी विद्रोही थे उनके परिवार को और उनकी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए, विध्वंस कर दिया जाए उसका। तो उन्होंने तोपें लगा दी और नाना साहब के महल को भस्म करने के लिए वो जैसे ही तैयारी कर रहे थे, तभी जो है, जब सैनिक दल ने वहाँ तोपें लगा दी, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं ना दिखाई दी थी। तो जब वो महल, आपको पता है बच्चे कि पहले महलों में सुरंगें अपनी सुरक्षा के लिए बना के रखते, हो सकता है वो वहाँ छुपी हो। तो जब वो महल को लूट रहे थे वो बालिका उन्हें नहीं दिखाई दी, पर एकाएक वो बालिका बरामदे में आकर खड़ी हो गई। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर दया आई। जब बालिका ने मना किया, अंग्रेज सेनापति को कहा कि आप इस महल पर गोले मत बरसाइए, तो उसका दया से भरा हुआ मुख और अल्पवयस होता बेटा छोटी आयु देखकर सेनापति को भी उस पर दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हैं। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे, कि क्या आप इस महल को भस्म नहीं करेंगे। तो सेनापति ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है, कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं। तो बालिका ने कहा, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। तो सेनापति ने कहा, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है, सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। तो सेनापति ने कहा कि ये विद्रोही नाना साहब को कहा गया उनका वास स्थान, जहाँ वो वास करते थे, रहते थे। तो इसलिए सरकार का आदेश है, उस वक्त की सरकार अंग्रेजी सरकार थी, उसका आदेश है कि उसे विध्वंस, उसका भस्म कर दिया जाए। तो बालिका कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। तो बालिका तर्क देती है कि जिन्होंने आपके ऊपर शस्त्र उठाए। बच्चों, शस्त्र होता है जो हाथ से पकड़कर चलाने वाले औजार होते हैं, जैसे तलवार हो गया, तीर हो गया, धनुष्वाण हो गया। और एक अस्त्र भी आपने सुना होगा, अस्त्र होता है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, जैसे बम और गोला।
तो वो कहती है कि ये स्थान मुझे प्रिय है, इसलिए आप इसकी रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध में मुझे यह मकान गिराना ही होगा। क्यों? सेनापति ने कहा कि मैं भी कर्तव्य के हाथों मजबूर हूँ, क्योंकि मैं अंग्रेज़ों का सेवक हूँ और मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मैरी मैरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मुझे मालूम है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी थी। उसकी एक चिट्ठी भी मेरे पास अब तक है। तो बालिका जो है अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ आप जनरल हे हैं और आपकी जो बेटी थी, प्यारी पुत्री थी मैरी, वो और मैं, हम दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और आप और अपनी पुत्री के साथ हमारे घर अमूमन आया करते थे और लगता है आप शायद ये सारी बातें भूल गए हैं। अब मैरी जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो कहती है कि मुझे मैरी की मृत्यु का दुख है और उसकी एक चिट्ठी आज तक मेरे पास पड़ी हुई है। यह सुनकर जनरल हे के यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। क्योंकि वो तब छोटी थी जब सेनापति उनके घर आया करते थे। अब वो बड़ी हो गई थी तो उन्होंने उसको पहचान लिया कि ये तो नाना साहब की पुत्री मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो, कि तुम मेरी पुत्री मैरी की दो मित्र हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। वो कहता है कि मैं अपनी सरकार जो जिनका मैं नौकर हूँ उसका मैं आदेश नहीं टाल सकता, पर फिर भी मैं एक प्रयास ज़रूर करूँगा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ और इस महल की रक्षा कर सकूँ। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां आ पहुंचे और तभी जब वे वार्तालाप हो रहा था मैना और सेनापति के बीच में, तभी उनके जो प्रधान सेनापति थे जनरल आउट्रम, वो वहां आ पहुंचे और उन पर बहुत बिगड़े और सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? ये प्रश्न सेनापति आउट्रम ने सेनापति से पूछा, जनरल हे से पूछा। सेनापति हे ने विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? तो सेनापति जनरल हे जो है वो सेनापति आउट्रम के पास एक निवेदन करते हैं कि मैं इसी फिक्र में हूँ कि क्या वो अनुरोध करते हैं कि क्या नाना साहब के महल को बचाया जा सकता है। तो ये था बेटा हमारा पाठ का भाग पहला भाग, और इसके बाद दूसरा भाग आप अगली वीडियो में देखेंगे। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।